गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग लाइव सेशन में और रिकॉर्डिंग में ये पढ़ लिया है कि सर्कुलर मोशन दो तरह का होता है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और पार्थ साहब ने हमको बोला कि फ्लोचार्ट में समझाइए, तो एक क्विक सा फ्लोचार्ट हो जाए। लाइव सेशन में तो उसको डांट दिया था मैंने, लेकिन फिर चलो, क्या है, बच्चा है आखिर, छोटा सा, नादान सा, हर चीज से अनजान सा। तो चलिए एक छोटा सा फ्लो चार्ट हो जाए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, टेंजेंशियल वेलोसिटी एज अ डायरेक्शनल वेक्टर वेरिएबल। ओके, इस वजह से हम बोलेंगे कि एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि अगर होता तो ओमेगा कांस्टेंट नहीं होता। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि अगर होता तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं होता। रेडियल एक्सेलरेशन है, क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन ही क्या करता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन को चेंज करता है। समझे? तो इस तरफ होता है v और इस तरफ होता है अल्फा r, मतलब सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। द एंगल बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज मेंटेन्ड 90 डिग्री। बड़ा ही जबरदस्त है ये। दूसरा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें ओमेगा का जो मैग्नीट्यूड है वेरिएबल, ओमेगा वेरिएबल, ओमेगा को कौन चेंज करेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसलिए वो जीरो नहीं होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। दूसरा, टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी वेरिएबल, और उसको चेंज कौन करेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसलिए वो भी होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। और टेंजेंशियल वेलोसिटी वो तो यहां भी वेरिएबल था, यहां भी वेरिएबल होगा, और इसको कौन चेंज करेगा, रेडियल एक्सेलरेशन। तो इसमें अगर देखा जाए तो थीटा इधर होगा, ओमेगा इधर होगा। अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो अल्फा भी इधर होगा, ये मैंने लाइव सेशन में समझा दिया था। अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो अल्फा भी इधर ही होगा, ठीक है। उस समय इसका ये v भी इंक्रीज होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन भी, सॉरी, मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज होगा, इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसी दिशा में होना चाहिए। ओके, एंड रेडियल एक्सेलरेशन इज अलोंग द रेडियस। दिस एंगल इज not visible like 90, but it is 90. Similarly, अगर मान लीजिए कोई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, थीटा इधर होगा, ओमेगा इधर होगा, लेकिन उसका ओमेगा घट रहा है, कम हो रहा है, धीरे धीरे सर्कुलर मोशन इज स्लोइंग डाउन, इसका मतलब अल्फा विपरीत दिशा में है, एंगुलर एक्सेलरेशन विपरीत दिशा में होगा, तभी एंगुलर वेलोसिटी कम होगा। टेंजेंशियल वेलोसिटी इसका इस दिशा में होगा, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी कम हो रहा है, इसलिए टेंजेंशियल वेलोसिटी भी मैग्नीट्यूड कम होगा, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस दिशा में होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस दिशा में होगा, जो इसके मैग्नीट्यूड को उल्टा है करके कम करेगा, और रेडियल एक्सेलरेशन इस दिशा में होगा। रेडियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस, इट इज टुवर्ड्स द सेंटर। अच्छा, एक बात आखिरी बोलना चाहूंगा जो अभी तक नहीं बोला है, क्या रेडियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है?
रेडियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है भी, तो भी देखिए पार्टिकल जब यहां था तो रेडियल इस दिशा में है। समझिए बात को, पार्टिकल जब यहां पर होगा तो रेडियल एक्सेलरेशन इस दिशा में होगा, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इस दिशा में होगा, और पार्टिकल जब यहां पर होगा तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भले ही उतना ही हो, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भले ही उतना ही हो, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो गया है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा, रेडियल एक्सेलरेशन डायरेक्शन नॉट कांस्टेंट, डायरेक्शन नॉट कांस्टेंट बट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, समझे? क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसलिए रेडियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा। और आपको ये अभी नहीं, बाद में समझेगा, अभी नहीं समझेगा, बस फ्लोचार्ट बनाने बोला करके मैं बना रहा हूं। समझे? टेंजेंशियल वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, रेडियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट बट डायरेक्शन नॉट कांस्टेंट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, रेडियल एक्सेलरेशन यानी ये उसका डायरेक्शन तो यहां भी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या फिर एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड वेरिएबल। आई विल रिपीट, लेट मी एक्सप्लेन। हम आज, यस बिल्कुल आज, रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, और हम देखेंगे कि रेडियल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में टेंजेंशियल वेलोसिटी भी आता है और एंगुलर वेलोसिटी भी आता है। ये दो फॉर्मूले हैं, रेडियल एक्सेलरेशन का दो फॉर्मूला है, एक में ओमेगा आता है, एक में वी आता है। ठीक है? तो अगर वी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नॉट कांस्टेंट, तो अगर v वेरिएबल है और अल्फा आर के फॉर्मूले में v आता है, तो ऑफ कोर्स अल्फा आर का मैग्नीट्यूड भी वेरिएबल है। समझे? और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, या फिर आप बोल सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, और अल्फा आर के फॉर्मूले में ओमेगा या फिर v आता है। तो अगर ये लोग कांस्टेंट है तो अल्फा आर का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। तो ये रहा टेबल, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हाँ, एक और बात, अब ये लोग जब है ही नहीं तो इनका क्या फॉर्मूला बताऊं? और ये लोग है तो इनका फॉर्मूला है, अल्फा का फॉर्मूला है डी ओमेगा बाई डी टी, अगर अल्फा इंस्टेंटेनियस चाहिए तो, और अगर अल्फा कांस्टेंट है तो अल्फा का फॉर्मूला है डी ओमेगा बाई डी टी, सॉरी डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। समझे? बता चुका हूं ये सब कि अगर अल्फा कांस्टेंट है तो अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगा, बस डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी होगा। और अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं है तो उसका फॉर्मूला होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सिमिलरली अल्फा टी का फॉर्मूला होगा डीवी बाई डी टी, अगर अल्फा टी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो। और अगर अल्फा टी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, उल्टा बोल दिया मैंने, अगर अल्फा टी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है तो डीवी बाई डी टी, और अगर अल्फा टी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो डेल वी बाई डेल टी, डेल वी बाई डेल टी। समझे? आप समझते हैं ना कि हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू कब चेक करते हैं? जब वो कांस्टेंट नहीं होता है। तो इतना कुछ है, इसमें से क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, बताइए मुझे। ठीक है, ओके। अब हम आज के सेशन में दो फॉर्मूला डिराइव करेंगे, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो पढ़ा रहे थे वो सर्कुलर मोशन का बेसिक है, और अब जो पढ़ाएंगे वो सर्कुलर मोशन का आगे का पार्ट है, जो दूसरे चैप्टर्स के बेसिक है। वो है V और ओमेगा में रिलेशन, V और ओमेगा में रिलेशन।
रिलेशन बिटवीन v यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी। v और ओमेगा में क्या रिलेशन है देखिए, बहुत सिंपल है। अगर आप एक सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ठीक है, तो dt टाइम में वो मान लीजिए ds आर्क लेंथ पूरा किया, dt टाइम में उसने क्या किया, ds आर्क लेंथ पूरा किया और सेंटर पे d थीटा एंगल बनाया इन dt टाइम, इन dt टाइम। तो dt टाइम में एक पार्टिकल ने ds आर्क लेंथ पूरा किया और उसने d थीटा एंगल बनाया और ये मान लीजिए रेडियस वेक्टर है। आपको एक फॉर्मूला याद है, एंगल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू रेडियस। एंगल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ, द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू रेडियस। याद है आपको, रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू रेडियस, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं कि आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर क्रॉस डी थीटा। नाउ वाई क्रॉस, क्रॉस क्यों, डॉट क्यों नहीं? क्योंकि दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन आपको तीसरा वेक्टर दे रहा है। यू रिमेंबर वेक्टर प्रोडक्ट, इन केस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट यू गेट अ वेक्टर ऑन मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर्स। अब सवाल उठता है कि आर क्रॉस डी थीटा मैंने सही लिखा है कि डी थीटा क्रॉस आर होना चाहिए। तो लेट्स सी, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आपको पता होगा कि डी थीटा बाहर की तरफ होगा। अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल, डी थीटा बाहर की तरफ होगा। चलो, तो ये है डी थीटा। मैंने अगर आर क्रॉस डीएस किया, ये डीएस वेक्टर का डायरेक्शन है, मैंने, और ये आर का डायरेक्शन है, मैंने अगर आर क्रॉस डीएस किया तभी डी थीटा बाहर होगा। मैंने अगर आर क्रॉस डीएस किया तभी डी थीटा बाहर होगा, क्योंकि अगर मैंने, ओ माय गुडनेस, मुझे आर क्रॉस डी थीटा करना था, वेरी सॉरी, मुझे आर क्रॉस डी थीटा करना था। तब आप देख रहे हैं आर इधर है, ध्यान से देखिएगा, आर इधर है और डी थीटा इधर है। आर किधर है, इधर, और डी थीटा है आपके तरफ, यानी बोर्ड के बाहर। तो आर क्रॉस डी थीटा जब मैं करूंगा तो डीएस उधर दिख रहा है, उधर, जबकि डीएस मेरा एक्चुअली में इधर है। सो आई एम रॉन्ग, इट शुड बी रिटन लाइक दिस, डी थीटा क्रॉस आर। समझे मैंने क्या बोलना चाहा? मैंने बोला कि आप जब ए क्रॉस बी करते हैं तो जो सी आता है वो ए पर भी परपेंडिकुलर होता है, बी पर भी परपेंडिकुलर होता है। तो नो डाउट डी थीटा क्रॉस आर जब मैं कर रहा हूं, ये देखिए, ये है डी थीटा, मार्कर इज डी थीटा एंड दिस इज आर। तो जब मैं डी थीटा क्रॉस आर कर रहा हूं, डी थीटा इधर क्रॉस आर जब मैं कर रहा हूं, तो जो आ रहा है डीएस वो डी थीटा के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और आर के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, एंड इट इज सो। क्योंकि डी थीटा इधर है तो देखो तो बराबर डी थीटा, ये मार्कर डी थीटा है, क्या डी थीटा पर आर परपेंडिकुलर है? क्या इस मार्कर पर, ये मार्कर पर ये आर परपेंडिकुलर है? हाँ है, बराबर है, बराबर ये बात। तो डी थीटा पर क्या डीएस परपेंडिकुलर है? हाँ है। क्या ये डीएस आर पर परपेंडिकुलर है? हाँ है। ये डीएस आर पर भी परपेंडिकुलर है, डीएस डी थीटा पर भी परपेंडिकुलर है। समझे? इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट। और रहा सवाल डी थीटा क्रॉस आर लिखूं, आर क्रॉस डी थीटा लिखूं, दोनों अलग अलग होगा। तो जब मैं आर क्रॉस डी थीटा कर रहा हूं, जब मैं आर क्रॉस डी थीटा ऐसा जब कर रहा हूं तो डीएस उधर दिखा रहा है, जबकि एक्चुअली में वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा तो डीएस इधर होगा।
इसलिए वो डी थीटा क्रॉस आर होना चाहिए। समझे? वो क्या होना चाहिए? डी थीटा क्रॉस आर। सो इट शुड बी डी थीटा क्रॉस आर। नाउ differentiate both side with respect to t. Differentiate both side with respect to time. तो मैं क्या लिखूंगा? डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू, सॉरी, डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी क्रॉस आर। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा ये क्या है? v। क्या है ये? v। ds बाई डी टी क्या होता है? v, पहले बताया था, दो न्यूमेरिकल भी कराया था। और डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? ओमेगा और r. So this is the relation between v and omega. So what is the relation? v is equal to r omega. समझे? v is equal to r omega. This is a very important relation, very very important relation. समझे? Similarly, relation between जैसे ये क्या था? टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। वैसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन भी कुछ ऐसा ही है। वो क्या है? चलिए देखते हैं। हम यहां से आगे बढ़ेंगे। हम लिखेंगे v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ये तो हम पहले से जानते हैं, हमने अभी अभी प्रूव किया। अब हम फिर से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हम कुछ इस तरह लिखेंगे, dv बाई डी टी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर। तो ये क्या हो जाएगा? dv बाई डी टी विल बी अल्फा टी। अभी बताया था थोड़ी देर पहले फ्लो चार्ट में, dv बाई डी टी इज अल्फा टी, क्योंकि अल्फा टी टेंजेंशियल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, इसलिए इसका फॉर्मूला में अल्फा टी आएगा। एंड डी ओमेगा बाई डी टी इज अल्फा। एंगुलर वेलोसिटी को कौन चेंज करता है? एंगुलर एक्सेलरेशन क्रॉस आर। समझे? तो एक और आपके पास इक्वेशन आ गया, एक और फॉर्मूला आ गया कि अल्फा टी इज इक्वल टू अल्फा आर। ये टी, अरे यार, अल्फा टी टी सफिक्स में है, इंटू अल्फा आर। समझे? तो कैसा रिलेशन है? याद रखना बड़ा आसान है। टेंजेंशियल इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर। टेंजेंशियल इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर। यहां भी टेंजेंशियल इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर। समझे? तो ऐसे लिखता हूं, याद रहेगा, आर अल्फा। टेंजेंशियल इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो दो रिलेशन हो गए, अच्छे से लिखिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। एक एग्जाम्पल, ये मान लीजिए फैन है। सपोज दिस इज फैन, it is घूमिंग with angular velocity omega. Suppose its angular velocity is given as 70 pi रेडियन पर सेकेंड। एक सेकंड में 70 पाई रेडियन घूम रहा है ये। और इसका जो ब्लेड है वो मान लीजिए 2 मीटर लंबा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द ब्लेड। व्हाट विल बी द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द फैन एट अ पॉइंट एक्सट्रीम ऑफ द ब्लेड। क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट विल बी linear velocity, what will be the linear velocity of a point number 1 at extreme end of the blade, number 2 at
मिड पॉइंट ऑफ द ब्लेड। ठीक है, तो देखिए पहला एक्सट्रीम एंड ऑफ द ब्लेड, मतलब ब्लेड का ये जो ब्लेड है इसका एक्सट्रीम एंड ये वाला है, तो इसका लीनियर वेलोसिटी कितना होगा? अगर एंगुलर वेलोसिटी 70 पाई है तो लीनियर वेलोसिटी कितना होगा? और फैन का जो रेडियस है वो दिया हुआ है 2 मीटर। तो वेरी सिंपल, जस्ट मल्टीप्लाई आर एंड ओमेगा। तो नंबर 1 का आंसर क्या होगा? एंड का v कितना होगा? आर एंड तक, आर एंड तक इंटू ओमेगा। तो आर एंड तक इज 2 मीटर, एंड तक आर इज 2 मीटर एंड ओमेगा इज 70 पाई। So it will be 140 pi मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड होगा ना, वेलोसिटी लीनियर है तो मीटर पर सेकेंड होगा। समझा? दूसरा पूछ रहा कि इस ब्लेड का जो मिड पॉइंट है कहां है? इस ब्लेड का जो मिड पॉइंट है ये वाला, वहां पर स्पीड कितना होगा? मिड पॉइंट पर स्पीड कितना होगा? तो सिंपल है, अगर मिड पॉइंट का स्पीड पूछा है तो वहां तक का रेडियस देखिए। अगर मिड पॉइंट पूछा है तो ओमेगा के साथ वहां तक का रेडियस मल्टीप्लाई कीजिए। तो v एट मिड पॉइंट विल बी r बाई 2, है ना? मिड पॉइंट मीन्स r बाई 2 इंटू ओमेगा। सो r इज 2 मीटर बाई 2 इंटू 70 पाई। तो 2 2 कट गया, आंसर इज 70 पाई मीटर पर सेकेंड। ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड और v टेंजेंशियल वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे क्वेश्चंस है, बड़ा ही सिंपल बात है। डेरिवेशन आपको समझ जाना चाहिए। तो याद रखिएगा, टेंजेंशियल इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर। यहां भी वही हाल है, टेंजेंशियल इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर। ये है वेलोसिटीज का रिलेशन, ये है एक्सेलरेशंस का रिलेशन। समझे? अब बारी है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का। यह आखिरी फॉर्मूला है सर्कुलर मोशन में, यह आखिरी फॉर्मूला है। समझे? मतलब बेसिक सर्कुलर मोशन में यह आखिरी फॉर्मूला है। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन हम आपको जिस तरह से डिराइव करके देंगे, आपको वहां पर यह साबित भी हो जाएगा कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, यानी सेंटर के तरफ होता है, अलोंग द रेडियस होता है। यह आपको प्रूव हो जाएगा। तो हमने अभी तक क्या देखा, क्या क्या फॉर्मूला देखा? सबसे पहले अल्फा का फॉर्मूला देखा हमने, डी ओमेगा बाई डी टी। अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं है तो, अगर अल्फा वेरिएबल है तो, अल्फा का फॉर्मूला डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो हमने देखा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है डीवी बाई डी टी। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड वेरिएबल है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो। यहां तक हमने देखा। और हमने इससे पहले क्या देख लिया था? ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो। और ऐसे केस में अल्फा हो जाता है 0। ठीक है, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है मतलब अल्फा 0 है। अगर ओमेगा इंस्टेंटेनियस की बात की जा रही है तो डी थीटा बाई डी टी, अगर ओमेगा वेरिएबल है तो। समझे? और उस समय अल्फा का फॉर्मूला है डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, अगर अल्फा कांस्टेंट है तो। और अगर अल्फा भी कांस्टेंट नहीं है तो इंस्टेंटेनियस अल्फा का फॉर्मूला है डी ओमेगा बाई डी टी। तो ये इतना कुछ बताकर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, वो इधर मैं बता चुका हूं। समझे? ओमेगा अगर वेरिएबल है तब ना अल्फा का वजूद होगा। समझे? और क्या सिखाया है? v
टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है? ds बाई dt, ds बाई dt। ठीक है, बस इतना कुछ है। और कुछ पढ़ा है? हाँ, हमने आज जो पढ़ा, आज हमने पढ़ा v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, या सिंपली याद कीजिए v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अल्फा t इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, या सिंपली याद कीजिए अल्फा t इज इक्वल टू आर अल्फा। और सब हो गया। अब बच गया, देखिए एंगुलर हो गया, टेंजेंशियल हो गया, एंगुलर हो गया, टेंजेंशियल हो गया, और ये लीनियर वेलोसिटी हो गया, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन सब हो गया। बस बच गया है सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, यानी रेडियल एक्सीलरेशन। तो ये पूरा फॉर्मूला का चार्ट भी बना लीजिएगा, सभी काम आएंगे। ठीक है, चलिए, टॉपिक का नाम है सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। बहुत जबरदस्त इसका प्रूफ है। देखिए, मैं मान लूंगा कि ये एक सर्कुलर मोशन में एंटी क्लॉकवाइज दिशा में कोई पार्टिकल घूम रहा है, और ये उसका इनिशियल रेडियस वेक्टर है। क्या है? इनिशियल रेडियस वेक्टर। और इन टाइम dt ये यहां पहुंच गया, कितना एंगल बनाया? डी थीटा एंगल बनाया। ठीक है, या थीटा एंगल बना दूं क्या? थीटा एंगल बना देता हूं, मैं बोलता हूं थीटा एंगल बन गया। ओके, डन। तो अब मैं क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर यहां से इसे ड्रॉ करूंगा। अच्छा, ये कौन सा वेक्टर है? ये है आर फाइनल वेक्टर, बराबर। तो थीटा अगर मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये अगर आर है, ये अगर आर है, आर, तो ये है आपका, ये यहां से यहां तक आर कॉस थीटा है, और यहां से लेकर यहां तक क्या है? आर साइन थीटा। एम आई करेक्ट? नाउ सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। मेरी इच्छा मैं कैसा भी बनाऊं, है ना। तो एक्स एक्सिस की ओर क्या है? आर कॉस थीटा, और वाई एक्सिस की ओर क्या है? आर साइन थीटा। तो मैं बच्चे लोग आर वेक्टर को ऐसा लिख सकता हूं, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। लिख सकता हूं, आर वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं? आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। अब मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूंगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, समझे? अच्छा, तो डिफरेंशिएट करने पर डी आर वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू आर। अच्छा, एक बात और, इससे पहले कि मैं डिफरेंशिएट करूं, क्या मैं बोल सकता हूं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी? है जी, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा बाई टी होता है ना। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, तो मैं लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो मैं थीटा की जगह लिखूंगा ओमेगा टी। अगर आपको ये नहीं समझा तो आप खुद से एक सवाल पूछो कि किसी का अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो वो कुछ टाइम में कितना एंगल बनाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। जैसे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। वैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा, जैसे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, कोई भी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, वैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो मैं थीटा की जगह एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकता हूं, ठीक है। और यहां भी मैं
थीटा की जगह एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम लिख सकता हूं। अब मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूं तो लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं dr बाई dt, समझे, dr बाई dt। अच्छा, अब कुछ लोग बोलते हैं सर r तो कांस्टेंट है। अबे r का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, r का डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। अब एक बहुत काम का बात सुनो, जितने देर में वो यहां से यहां तक जाएगा उतने ही देर में ये रेडियस ऐसा से ऐसा हो जाएगा, है ना। यानी जो रफ्तार इस आर्क लेंथ को पूरा करने का होगा, जो रफ्तार इस आर्क लेंथ को पूरा करने का होगा, वही रफ्तार इस रेडियस को यहां से यहां तक मोड़ने का होगा। समझे कि नहीं समझे? जो रफ्तार इस आर्क लेंथ को पूरा करने का होगा, वही रफ्तार इस रेडियस को यहां से, इनिशियल से यहां तक, फाइनल तक मोड़ने का होगा। और हम ds बाई dt को v कहते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी ये वाला, ds बाई dt को हम v कहते हैं, समझे। और अगर v भी चेंज हो रहा है, v का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, v का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। कौन चेंज कर रहा है v का डायरेक्शन? v का डायरेक्शन कौन चेंज कर रहा है? रेडियल एक्सेलरेशन। समझ रहे हैं आप? v का मैग्नीट्यूड चेंज करता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, लेकिन v का डायरेक्शन कौन चेंज कर रहा है? रेडियल एक्सेलरेशन। तो चलो dr बाई dt यानी ds बाई dt यानी v लिख सकता हूं मैं, इसको टेंजेंशियल v लिख सकता हूं, इज इक्वल टू, अब राइट साइड में डिफरेंशिएट करना बाकी है। r का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है इसलिए r बाहर, cos ओमेगा t, तो cos ओमेगा t का क्या होगा? साइन, cos का क्या होता है? माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा टी, और ये ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा ओमेगा, तो ओमेगा बाहर आएगा, इसीलिए डिफरेंशिएशन सिखाया था, समझे। कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा बाहर भी आएगा, और आई कैप प्लस, फिर से आर कांस्टेंट। ये आर कांस्टेंट नहीं है, ये वेक्टर है, बट ये आर तो कांस्टेंट है ना, ये मैग्नीट्यूड है, आर का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है। हाँ, साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा, फिर से ओमेगा बाहर आएगा, जे कैप हो गया। एक बार डिफरेंशिएशन हो गया किसका? आर का। फिर मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा, फिर टाइम के रेस्पेक्ट में, तो मैं क्या लिखूंगा? डीवी बाई dt। देखिए ऐसा अगर लिखा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को कौन चेंज कर रहा है, ऐसा अगर लिखा है तो वो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल वाला हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा लिखा है कि वेलोसिटी को डायरेक्शन कौन चेंज कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा। आर ओमेगा कांस्टेंट है, साथ चलेगा, आर ओमेगा कांस्टेंट है ना। मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन माना है, ओके। तो आर ओमेगा कांस्टेंट है तो साथ चलेगा, और माइनस भी साथ चलेगा, और साइन ओमेगा टी का होगा कॉस ओमेगा टी, और फिर से ओमेगा बाहर आएगा, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और फिर आई कैप प्लस आर ओमेगा साथ चलेगा, और कॉस ओमेगा टी का होगा माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा फिर से बाहर आएगा, तो जे कैप। अब इसको हम थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, कैसा? अल्फा आर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर में कॉमन ले लूंगा, मैं आर भी कॉमन ले सकता था बट मैं नहीं लूंगा। अंदर बचेगा आर ओमेगा टी आई कैप प्लस, मैंने ये माइनस कॉमन ले लिया है, ये ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया है, साइन ओमेगा टी जे कैप। समझे? अरे दादा, आर ओमेगा टी आई कैप, आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। अरे ये तो आर है,
ये तो आर वेक्टर है, हम इसके जगह आर वेक्टर लिख सकते हैं। तो अल्फा आर का फॉर्मूला आ गया, अल्फा आर का फॉर्मूला आ गया, समझे? यानी सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन जो 9th क्लास में आप सिर्फ नाम सुने थे, उसका फॉर्मूला क्या है? सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन या फिर रेडियल एक्सीलरेशन, रेडियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है? अपन माइनस साइन नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर आर, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा मैंने। एक और फॉर्मूला हो सकता है, आप जानते हैं V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो मैं अगर यहां पर ओमेगा स्क्वायर के जगह V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिख देता हूं, तो मुझे एक और फॉर्मूला मिलेगा सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन का। अब पूरा फिजिक्स में जब जब कोई चीज गोल घूमेगा, पूरा फिजिक्स में जब जब कोई चीज गोल घूमेगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो प्रोटॉन हो, चाहे वो मैग्नेटिज्म हो, चाहे वो कुछ भी चैप्टर हो, चाहे वो एटम हो, चाहे वो न्यूक्लियस हो, कोई भी अगर गोल घूमा, चाहे वो ग्रेविटेशन हो, चाहे वो अर्थ घूम रहा हो, कोई भी अगर गोल घूम रहा है, तो सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला फिक्स हो गया, समझे? एक्चुअली ये सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आ तो गया है, बट मैं आपको वो मेन बात बताऊंगा बाद में। फिलहाल आप समझ लो कि सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन का पैदाइशी फॉर्मूला क्या है, या तो ओमेगा स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाय आर। अब आपको समझ में आ रहा है कि मैंने आपको बोला था कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, देखिए आप पीछे वीडियो में जाकर देखिए, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने आपको बोला था कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा आर का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं होगा। जब पार्टिकल यहां है तो अल्फा आर इस तरफ है, जब पार्टिकल यहां होगा तब अल्फा आर इस तरफ होगा, यानी अल्फा आर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा आर वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, क्योंकि डायरेक्शन इज चेंजिंग, लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। बट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट क्यों ऐसा? वाई मैग्नीट्यूड कांस्टेंट? बिकॉज अल्फा आर के फॉर्मूले में वी आ रहा है और वी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, समझे? या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट। तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट अगर है और अल्फा के फॉर्मूला में, अल्फा के मैग्नीट्यूड के फॉर्मूला में सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन अल्फा आर के मैग्नीट्यूड के फॉर्मूला में ओमेगा भी है, तो ओमेगा अगर कांस्टेंट है, आर तो है ही कांस्टेंट, ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो अल्फा आर भी कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा आर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। व्हाई? बिकॉज v और ओमेगा इज कांस्टेंट, v और ओमेगा इज कांस्टेंट। तो ऐसी बात है। अच्छा, किसने बोला कि अल्फा आर इस डायरेक्शन में है? ध्यान से देखो क्या बोल रहा वो, अल्फा आर ऊपर एरो इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर के ऊपर एरो, मतलब आर का जो डायरेक्शन है किधर है? इधर है। आर का जो डायरेक्शन है उसके उल्टे दिशा में अल्फा आर का डायरेक्शन होगा। किसने बोला? माइनस साइन ने बोला, समझे? तो नेगेटिव साइन शोज दैट अल्फा आर का डायरेक्शन इज अपोजिट टू आर का डायरेक्शन, अल्फा आर का डायरेक्शन इज अपोजिट टू आर का डायरेक्शन। दिस shows that centripetal acceleration is always perpendicular to tangential velocity. Centripetal acceleration is always perpendicular to tangential velocity. तो डेरिवेशन आपको समझ रहा है, cos ओमेगा टी का डेरिवेशन माइनस साइन ओमेगा टी और एक ओमेगा बाहर आएगा।
सिमिलरली जब एक ओमेगा पहले से बाहर है और साइन ओमेगा टी का डेरिवेशन कॉस ओमेगा टी होता है और ओमेगा फिर से बाहर आएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो गया। ये है डेरिवेशन। थीटा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, तो मैंने थीटा की जगह ओमेगा टी लिख दिया है ना। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी आप कैसे लिख सकते हैं सर? ओमेगा तो कांस्टेंट होना चाहिए। अबे तो ओमेगा कांस्टेंट ही तो है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा कांस्टेंट होता है, और अगर ओमेगा कांस्टेंट होता है अपन लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। समझे? तो इसको समझिए, यहां तक पूरा सर्कुलर मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी सब सर्कुलर मोशन का यूज है, सर्कुलर मोशन का एप्लीकेशन है। हर एक चीज को लिखिए, छोटा से छोटा बात को लिखिए। और मैं तो बोल रहा हूं कंफ्यूज हो जाइए, मैं तो बोल रहा हूं कंफ्यूज होइए। मैं तो दावा करता हूं कि अगर आप कंफ्यूज नहीं हुए इसका मतलब आपको पूरा नहीं समझा। आप कंफ्यूज हो जाइए और मुझसे वो कंफ्यूजन क्लियर कीजिए, तब जाकर मजा आएगा। वरना पढ़ाई तो सभी कर रहे बे, पढ़ाई कौन नहीं कर रहा? पढ़ाई सभी कर रहे हैं, लेकिन 17 लाख बच्चों में से वो 20,000 बच्चों का ही औकात है, बाकी पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं, आप भी करेंगे, आपको करना होगा।